ताकि जो लोग क्योंकि काफ़ी दिन पहले का ये लेक्चर है, अगर हम कुछ चीज़ें मिस कर गए हैं या कुछ भूल गए हैं तो वो आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स वही आपको बताया था पहले भी कि हम डेटा को एनालाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए, ताकि हमें कोई स्टडी देखनी पड़े और स्टडी से डाटा एवेल्यूएट करना पड़े तो हमें उसमें आसानी होती है, या हमें अपना अगर कोई स्टडी करनी है तो उसमें हमने कौन से स्टैटिस्टिकल लॉज लगाने हैं तो उसके लिए हमें इसमें आसानी होती है। और इसमें हमने बताया कि ये इस किस्म के स्टैटिस्टिकल्स जो टेस्ट हैं वो लगाए गए हैं, इस जर्नल में इतने लगाए गए हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इतनी हैं और इसमें अदर स्टैटिस्टिक्स इतनी हैं। तो वेरिएबल एंड डाटा हमने बताया था कि दो किस्म के होते हैं, एक डिस्क्रीट डाटा होता है और एक कॉन्टिन्यूस होता है। डिस्क्रीट एक डेफिनेट एंड होता है उसका, और इट कैन बी ऑफ टू टाइप, नॉमिनल भी हो सकता है, ऑर्डिनल भी हो सकता है। नॉमिनल होता है बाय नेम, यस और नो, प्रेजेंट है या नहीं है, मेल है फीमेल है, बाय नेम आता है। और ऑर्डिनल ऐसा होता है जिसमें हम डाटे को ऑर्डर में डिवाइड कर लेते हैं, कि जैसे हम न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन है NYHA 1 2 3 4, तो इसमें जो 1 और 2 और 3 और 4 है इनके दरमियान का जो गैप है वो इक्वल नहीं होता, लेकिन वैल्यू डिस्क्रीट होती है, वो इनके बीच में फॉल नहीं कर सकती। मतलब न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन 1.5 नहीं हो सकती, या तो 1 होगी या 2 होगी। तो जो कॉन्टीन्यूस होती है ये जो सा है इसमें पॉइंट्स में भी आ सकता है इसमें आंसर आपका। तो ये इंटरवल भी हो सकता है, ये रेशो भी हो सकती है। इंटरवल जो होता है वो हमेशा बराबर होता है, जितना 1 से 2 के दरमियान में डिफरेंस है उतना ही 2 से 3 के दरमियान में डिफरेंस है। और इसी तरह हम रेशो में भी निकालते हैं जब हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो जो सा है वो हो, तो मतलब माइनस में नहीं इसमें आंसर आता है जो रेशो है। और ये इसलिए रेशो इसलिए निकाला जाता है कि हम आप ये बता सकें जो पहले हार्ट रेट था उससे डबल हो गया है, तो हम ये रेशो के थ्रू ही बता सकते हैं कि पहले से 2 गुना हो गया या पहले से 3 गुना हो गया। तो स्टैटिस्टिक्स जो सी है ये 3 किस्म की होती है। पहले आ जाती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और ये डिस्क्राइब से आप इसको कर सकते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इससे आप डिस्क्राइब कह सकते हैं कि जैसे आपने डाटा को किसी भी तरीके से आप मतलब ग्राफ की शक्ल में दिखाना चाहते हैं, आप किस तरीके से उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह फिर न्यूमेरिकल मेथड्स आ जाते हैं इसके अंदर कि अरिथमेटिक मीन हम निकालते हैं। मीन इसलिए निकाला जाता है कि हमारे पास एक सेंट्रल टेंडेंसी आ जाए। तो 3 किस्म का होता है, वो मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है। जो मीन होता है ये बेसिकली एवरेज होती है, जो मीडियन होता है वो सेंटर नंबर होता है, अगर हम उसको एक सिंगल लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। और जो मोड होता है वो रेपिटेटिव नंबर, जो सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा जो है वो किस फॉर्म में है, अगर वो कॉन्टीन्यूस है या डिस्क्रीट है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो इसी तरह न्यूमेरिकल मेथड, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड आउट करते हैं, हम रेंज फाइंड आउट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए फाइंड आउट की जाती है कि हम डाटे के अंदर ये बता सकें कि हमारा स्प्रेड ऑफ डाटा जो है वो कितना है। और जो रेंज है ये तब फाइंड आउट की जाती है जब हम इस चीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, जब हम इस चीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारा जो अब्दुल वहाब एंड फहद, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स? अब्दुल वहाब, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर माइक? थैंक यू। अच्छा, तो
ये इसी तरह रेंज होती है जो हम मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान होती है। और परसेंटाइल आपको यही आपको समझाया था कि ये एक पोजीशनिंग जब हम देते हैं तो नॉर्मली जो 50% जो सी है वो एवरेज आप इसे कह सकते हैं, या मीडियन जो से है वो 50 होता है। इसी तरह हम 75 भी निकाल सकते हैं कि आपकी पोजीशन किस नंबर पे है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके टोटल में से इतने मार्क्स हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी पोजीशन आप 75% लोगों से बेहतर हैं तो फिर 75 सॉरी परसेंटाइल है। इसी तरह इंटर क्वार्टाइल रेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो मिनिमम मार्क और मैक्सिमम मार्क के दरमियान में जो फॉल करेगी उसे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। तो ये आपको सारा इसमें बताया था। इसी तरह ये एक एग्जांपल थी, इसकी कैलकुलेशंस वगैरह थी, और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कौन सी है ये हम जब कंक्लूजन वगैरह लिख रहे होते हैं किसी भी स्टैटिस्टिकल डाटा की तो फिर हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जो सी है वो नॉर्मल भी हो सकती है और अदर देन नॉर्मल लाइक डिस्क्रीट भी हो सकती है। जो नॉर्मल होती है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो बेल शेप्ड होती है, और उसके अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसकी वेरिएंस निकाल सकते हैं। और उसके अंदर जो हमारे पास एक मतलब उसको फाइंड मेजर करने का जो तरीका होता है वो रिलेटिवली आसान होता है। अगर हम नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वो इट कैन बी कि वो स्क्वीव्ड भी हो सकता है, डाटा एक साइड पे फॉल कर रहा हो या कम्प्लीटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो उसकी। आगे कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात हमने की थी कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल को फाइंड आउट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड एरर मीन निकालना पड़ता है, ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्यों फाइंड आउट किया जाता है? कॉन्फिडेंस इंटरवल इसलिए फाइंड आउट किया जाता है कि हमें ये पता लग सके कि हमारा जो मीन है वो कितना वेरी कर रहा है, वो मतलब कितना कम हो सकता है मैक्सिमम और कितना ज़्यादा हो सकता है, उसका इंटरवल कितना है कि मिनिमम मीन कितना जा सकता है, मैक्सिमम मीन कितना जा सकता है। तो ये हमें स्टैंडर्ड एरर मीन के थ्रू पता लगता है, और उसका मैंने आपको बताया था कि फार्मूला है, और वो फार्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टोटल नंबर। तो वो स्टैंडर्ड एरर मीन है। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल हम फाइंड आउट करते हैं और उससे हम बताते हैं कि हमारी जो डाटा है वो इज इट द वैल्यू इज जो सी है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। एक बात याद रखिएगा, आपको पहले ही बताया था कि पी से भी पता लगता है कि पी की वैल्यू इट इज़ लेस देन 0.05 तो फिर वो सिग्निफिकेंट होती है, और अगर पी वैल्यू नहीं है तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो डाटा है वो अगर हम कॉन्टीन्यूस डाटे की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि ज़ीरो के एक तरफ फॉल करना चाहिए, या तो माइनस में हो, कॉन्फिडेंस इंटरवल की दोनों वैल्यूज माइनस में है तो तब भी सिग्निफिकेंट है, अगर दोनों प्लस में है तो तब भी सिग्निफिकेंट है। अगर वो जो ज़ीरो के दोनों तरफ फॉल कर रहा है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट डाटा होता है। और इसी तरह अगर रिस्क रेशियो में है तो वन के अगर दोनों तरफ फॉल कर रहा है तो नॉन सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज अगर एक साइड पे है वन की एक तरफ है तो तब भी नॉन सिग्निफिकेंट है, और दूसरी तरफ है तो तब भी नॉन सिग्निफिकेंट। तो उसके बाद सॉरी उसके बाद हम आ जाते हैं आज अपने टॉपिक के ऊपर, हाइपोथेसिस टेस्ट। हाइपोथेसिस क्या होता है बेसिकली? अब आप एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले आप एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। आप एक अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि जी जो मीन ऑफ पॉपुलेशन ए है वो मीन ऑफ पॉपुलेशन बी के बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। कि मैं अगर ये देखना चाहता हूँ कि जो लाहौर के लोग हैं उनकी हाइट में और जो फैसलाबाद के लोग हैं उनकी हाइट में कितना फ़र्क है, तो हमारे पास सायरा, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, मिस सायरा, थैंक यू। तो ये दोनों तरीके से मतलब हम इसको बता सकते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि दो चीज़ों के दरमियान में डिफरेंस नहीं होता है तो हम नल हाइपोथेसिस लगाते हैं, और एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक आपको प्लांट दिया है, दोनों प्लांट दिए हैं, और मैं आपको कहता हूँ कि मुझे दोनों प्लांट्स में ड्रग्स नहीं है, ठीक है ना, या केमिकल कोई मेरे XYZ कोई भी केमिकल लेना चाहता हूँ,
तो मैं ये कहता हूँ इसमें कोई इस किस्म का डेंजरस केमिकल नहीं है, ठीक है ना। तो ये है नल हाइपोथेसिस। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि इन दोनों में से किसी एक में कोई डेंजरस केमिकल हो सकता है प्लांट ए में या प्लांट बी में, तो वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा जो उसके अगेंस्ट है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस हमेशा ये होता है कि दोनों साइडें इक्वल हैं या इनमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो वो माइनस अगर उनको करेंगे तो जीरो आ जाएगा आंसर, और अगर आप उनको आमने सामने रखेंगे तो इस तरह 1 इज इक्वल टू मीन ऑफ 2, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो उसको फिर हम टेस्ट करते हैं और फिर हम बताते हैं कि इज इट स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट और नॉट। फिर हमें ये पता लगता है कि ये जो चीज़ थी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू कि ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट था या ये वैल्यू थी या नहीं थी। तो if the result of the hypothesis testing will indicate whether enough evidence exists for H naught to be rejected, तो अब जाहिर बात है अगर आपने डिफरेंस को बताना है कि भाई ये रिजेक्ट हो गया है, तो आपने देखना है कि ये एनफ रिजल्ट है या नहीं है। तो एनफ रिजल्ट कैसे पता लगेगा आपको? आपके जो स्टैंडर्ड आप रखते हैं उसके थ्रू पता लगता है। तो स्टैंडर्ड क्या है? आप सिग्निफिकेंस के दो ही हैं, आपको पहले भी बताए हैं। एक है सिंपल सा पी वैल्यू, if it is less than 0.05 it will tell you a qualitative analysis के आपका ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, कितना सिग्निफिकेंट है और कितना सिग्निफिकेंट नहीं है, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल बताता है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्वालिटेटिव भी है क्वांटिटेटिव भी है, लेकिन पी वैल्यू जो सी है वो सिर्फ आपको ये बताती है कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो आपने दो पहले एक हाइपोथेसिस डेवलप किया कि ऐसे हो सकता है, तो उसका अल्टरनेट डेवलप किया कि ऐसे नहीं हो सकता। अगर तो दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो फिर नहीं हो सकता, और अगर दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो फिर आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो अप्रूव होता है। सारी बात आपको ये की बात ही कर सकते हैं ना, या तो इस तरफ की बात करेंगे डिफरेंस नहीं है, या आप कहेंगे डिफरेंस है। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाना पड़ता है, उसको रन करना पड़ता है, और फिर आप उसकी वैल्यूज़ लगाते हैं और फिर आप उसको मेजर करते हैं कि वेदर इट इज़ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट और नहीं। तो इसमें टेस्टिंग टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो सी हैं वो डिफरेंस, इक्वलेंस, सुपीरियरिटी, नॉन इन्फीरियरिटी, मतलब ये भी हो सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है या नहीं है। ठीक हो गया। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो आंसर आ जाएगा, या दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो आंसर नहीं आएगा, दैट इज द डिफरेंस। इसी तरह इक्वलेंस आ जाता है कि दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो इट इज मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू द इक्वलेंस, और नॉन इन्फीरियरिटी मार्जिन उससे ज़्यादा है या नहीं है। तो इसमें टू साइडेड टी टेस्ट इसमें लगता है। इसी तरह अगर मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन लेमडा है, इसी तरह सुपीरियरिटी टेस्ट आ जाता है कि भाई वो जो एच नोट होगा इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, सुपीरियर नहीं है, ठीक है। और अल्टरनेट उसके ऑपोजिट होगा कि नहीं भाई वो सुपीरियर है। ये देखें M1 इज ग्रेटर देन M2, सो इट इज सुपीरियर देन दैट। और अगर वो उससे कम या बराबर हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ? वो सुपीरियर नहीं है। तो ये इसके कुछ फार्मूलाज होते हैं, लिखने का तरीक़ेकार होता है कि वेदर इट इज़ लेस देन, कि आप सुपीरियरिटी टेस्ट कर रहे हैं, इन्फीरियरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, आप इक्वलेंस या डिफरेंस। तो नॉर्मली डिफरेंस निकाला जाता है। सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कब निकाली जाती है? जब हमारे पास सेम केमिकल होता है और हम उनके अंदर ये देख रहे होते हैं, जैसे नॉर्वेस्क है एमलोडिपिन, और मैं एक नया केमिकल नया ब्रांड लेके आया एमलोडिपिन का, तो मैं देखना चाहता हूँ इट इज़ नॉन इन्फीरियर टू एमलोडिपिन नॉर्वेस्क। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मार्केट में कल को अपनी प्रोडक्ट सेल करने से पहले कि भाई ये जो मेरा नॉर्वेस्क ये जो मेरा केमिकल है ये नॉर्वेस्क से कम नहीं है, अगर ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। तो ये नॉन इन्फीरियरिटी होता है। और इसी तरह वो अपनी स्टडी करेंगे तो वो कहेंगे भाई हमारी प्रोडक्ट सुपीरियर है। तो अगर तो वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट देगी तो वो सुपीरियर होगी, और अगर वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं देगी तो सुपीरियर नहीं होगी। तो आगे सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट द एच नोट, उसके लिए हमें प्रायोरी एक पहले सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा एंड जनरेट द डिसीजन रूल। तो इसमें हमें पहले कौन सा है, मिस उर्वा, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर माइक? मिस उर्वा, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर माइक? थैंक यू वेरी मच। तो इसमें हम अब देखिए, हमने जब स्टडी स्टार्ट करनी होती है, या हम कभी भी क्लिनिकल ट्रायल अगर आप लोगों ने कभी देखे हों या आपने कभी उसको पढ़ा हो, तो हम
कोई भी बड़ा ट्रायल करने से पहले ना आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा होगा कि हम एक पायलट प्रोजेक्ट करते हैं। तो हम पायलट प्रोजेक्ट क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि उसकी एक प्रायर वैल्यू पहले एक उसकी निकाल लें। तो वो प्रायर वैल्यू का क्या फ़ायदा होता है कि उसके थ्रू हमें ये पता लग जाता है हमें सैंपल कितना चाहिए है, हम इसमें जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो कितनी इसमें रखते हैं, और इसके मतलब ये कि अपने टेस्ट की पावर को बेहतर करने के लिए, अपने टेस्ट की रिजल्ट की सिग्निफिकेंस को बेहतर करने के लिए, स्टैटिस्टिकल मेथड को बेहतर करने के लिए हम पहले एक छोटे लेवल पे उस स्टडी को चलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसको बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है, आप नॉर्मली कभी भी किसी स्टडी को पढ़ेंगे या क्लिनिकल ट्रायल को पढ़ेंगे ना, तो उसमें वो आपको बताएंगे कि उन्होंने सैम्पलिंग साइज, उसमें एक पॉइंट होता है कि हमने सैंपल साइज कैसे डिफाइन किया। तो वो आपको बताएंगे कि प्रायर एक स्टडी, एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ तो उसमें इतने उन्होंने लिए जो है सैंपल इतना लिया, और वो पायलट प्रोजेक्ट था तो उन्होंने इतना लिया, और फिर उसमें वो बड़ी कॉम्प्लेक्सी को मल्टीप्लिकेशन होती हैं और कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, और मैथमेटिकली फिर वो प्रूव करते हैं कि हमें जो है ना कम से कम इतना रिक्वायर्ड है कि इतना हमें सैंपल लेना पड़ेगा। तो इसी तरह हम उसके बाद हम उसके एरर को डिफाइन करते हैं कि इट विल बी अ फॉल्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सो प्रायर अल्फा जोन्स है ना, कन्वेंशनली मतलब नॉर्मली जोन सा है वो अल्फा की जो वैल्यू है, आपको पता है हमेशा से पी की वैल्यू कितनी दी जाती है, 0.05। तो ये होती क्या है इसकी डिटेल में थोड़ा सा आगे आऊँगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आता है परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एंड एस्टिमेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑब्जर्व डाटा इन द स्टडी व्हिच इज कंपेयर्ड बाय द क्रिटिकल वैल्यू ऑब्वियसली। Depending upon the test statistic value, H naught is not rejected, often fail to reject or rejected. In general, the test statistic and critical values are not present in the literature. Instead, p values are generally reported. तो आपको अमूमन कई सारे टेस्ट ऐसे होते हैं उसके अंदर आपको ये नहीं बताते कि उसमें हमारे पास क्या रिजल्ट आए, इतने लोग थे तो ये हुआ तो वो हुआ। तो अमूमन कई सारी मैंने स्टडीज ऐसी देखी हैं उसमें स्टैंडर्ड एरर मीन दे देते हैं या पी वैल्यूज दे देते हैं, क्योंकि डेट्स एनफ फॉर यू कि आपके लिए बस ये जानना ज़रूरी है कि भाई ये सिग्निफिकेंट नहीं आया था, और वो पी वैल्यू जो उनसे है वो सारा कुछ डिफाइन कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पी वैल्यू, और इसकी ये क्या होती है, ये किस तरीके से निकाली जाती है, इसके बारे में अब हम आगे थोड़ा सा आएंगे तो पढ़ेंगे। बिकॉज कंप्यूटर आर यूज, तो कुछ कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर, या अगर आपको शायद याद हो SPSS एक सॉफ्टवेयर होता है बायोस्टैटिस्टिक्स का, और वो हम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू जो है ना लोगों को अपने पास फार्मूलाज वगैरह लगा के वैल्यूज वगैरह कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, ये अगला मेन अच्छा मैं अभी आपको ना अल्फा और बीटा बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो वो अभी आएगा उसकी डिटेल बाद में। असल में होता ऐसे ही है कि ये इतना ये समझ क्यों नहीं आते हैं इस तरह के चैप्टर ना, जब आप लोग अकेले बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो होता ऐसे है कि कुछ डिटेल्स बाद में आनी होती हैं, वो उसका जिक्र पहले कर देता है, क्योंकि उसका जिक्र किए बगैर उसका पिछला टॉपिक खत्म नहीं हो रहा होता, तो हमारी बेस नहीं बनी होती। तो हम जाहिर बात है, अब मुझे अगर प्रायर अल्फा का ही नहीं पता लग रहा तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? तो मेरे लिए पिछला भी अधूरा रह जाएगा, अगला भी अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए इसका मकसद बस यही है। बाकी ये सिंपल सी स्टैटिस्टिक्स एक सिंपल सी चीज़ है, इसके बारे में जब आपको पता लग जाएगा तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हमने टेस्ट लगाना है। अब देखिए, हमने आपने मुख्तलिफ किस्म के टेस्टों के नाम सुने होंगे, हम ऊपर डिस्कस भी करके आए हैं स्टार्ट में। तो अब मैं टेस्ट किस बेसिस पे लगता है, ठीक है ना? हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा किस किस्म का है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, कॉन्टीन्यूस है। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है ना? जिस तरह मैं अगर हाइट चेक कर रहा हूँ, या अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 7th क्लास के बच्चों की हाइट कितनी है, 8th की कितनी है, 9th की कितनी है, 10th की कितनी है, तो मेरे पास 4 ग्रुप है। तो स्टडी डिज़ाइन पैरेलल या क्रॉस ओवर, अगर आपको याद हो कि मैंने आपको ये चैप्टर ऑलरेडी स्टडी डिज़ाइन का करवाया था, तो मैंने बताया था कि ये 2 किस्म के होते हैं, मेजर 2 किस्म के, इसके अलावा भी होते हैं। तो 90% जो है ना वो आपके क्लिनिकल ट्रायल 2 किस्म के होते हैं। पैरेलल होता है कि एक ही सब्जेक्ट को बाद में दूसरी दवाई दी जाती है, एक ही सब्जेक्ट को एक ही दवाई दी जाती है, दूसरे सब्जेक्ट को दूसरी दवाई दी जाती है बस।
और क्रॉसओवर में क्या होती है, जो पहले को दी जाती है वो दूसरे को बाद में दी जाती है, और जो दूसरे को पहले दी जाती है वो पहले को बाद में दी जाती है। तो इस तरह आपस में क्रॉस कर दिया जाता है दवाई को। तो इसी तरह वन टेल्ड वर्सेस टू टेल्ड, मतलब ये कि एक उसकी टेल बन रही है या उसके अंदर आगे जाके सब ग्रुप, दो किस्म के सब ग्रुप बन रहे हैं। तो पैरामीट्रिक वर्सेस नॉन पैरामीट्रिक के मतलब उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास पैरामीटर में आ रही हैं, वैल्यू नंबर में आ रही है, या अगर आपको यस नो में आ रहा है आंसर, ठीक है ना, जिससे हमने आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है कि उसमें फिर हम टेस्ट के ऊपर आ जाते हैं कि इसमें मीनियन लगेगा, मीन लगेगा, मोड लगेगा, या जिस तरह के भी इसके अंदर जोन है ना वो डिस्क्रीट डेटा है। नॉन पैरामीट्रिक आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था कि यस और नो में अगर आपके पास आंसर आ रहा है, परसेंटेज में अगर आपके पास आंसर आ रहा है, तो फिर हमारे पास एक एक वैल्यू नहीं है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट की एक एग्जांपल को दे रहा है, स्टूडेंट टी टेस्ट हम नॉर्मली यूज करते हैं। अब बात यह है कि स्टूडेंट टी टेस्ट लगता कहाँ है? कंपेयर द मीन ऑफ स्टडी सैंपल विद द पॉपुलेशन मीन। कि आपने ये देखना है कि मेरे पास जो पॉपुलेशन है उसके मीन में और मेरा जो सैंपल है उसके मीन में कितना फर्क है। मैं आपको बताता हूँ जी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन हाइट मीन जो है वो है मेल में 5 फीट एंड 9 इंचेस या 10 इंचेस, मैं आपको बताता हूँ। तो आपके पास पॉपुलेशन मीन ऑफ पाकिस्तान है। अब आप इसको कंपेयर करें अपने ग्रुप के साथ, तो आप कहते हैं जी मैंने 1000 लोगों की हाइट चेक की है तो उसका इतना है। तो अब ये हाइट में है, कॉन्टीन्यूस डाटा है, फीट सेंटीमीटर्स में आप निकाल रहे हैं या किसी भी चीज़ में निकाल रहे हैं, तो इट कैन बी इन इंटीजर्स आल्सो के 172.5 सेंटीमीटर है या 171.5 सेंटीमीटर है। इस तरह इसको कॉन्टीन्यूस डाटा में ले रहे हैं। तो इस तरह का जो डाटा होता है, जो पैरामीट्रिक आपके पास डाटा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और आप एक सैंपल को टेस्ट कर रहे हैं, ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं अपने पूरी पॉपुलेशन के साथ, इसमें हम स्टूडेंट ई टेस्ट या वन सैंपल टेस्ट इसमें लगाते हैं। इसी तरह हमारे पास टू सैंपल्स हैं, हम आपको कहते हैं नहीं जी अब हम पॉपुलेशन के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम दो ग्रुप्स मैंने लिए हैं, एक लाहौर का ले लिया, एक फैसलाबाद का ले लिया, ठीक है ना। तो इट इज़ अनपेयर्ड और इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। ये अनपेयर्ड टी टेस्ट आ जाता है। इसी तरह इसमें वो ये कहता है कि इक्वल वेरियंस टेस्ट भी इसमें लगता है। रूल्स फॉर वेरियंस, इफ द रेशियो ऑफ लार्जर वेरियंस टू स्मॉलर वेरियंस इज ग्रेटर देन 2, वी जनरली कंक्लूड द वेरियंस आर डिफरेंस। तो वेरियंस अगर आपको याद हो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हमने पढ़ी थी, तो वो कहता है कि अगर उसकी जो रेशियो है, जो उनका फ़र्क है, अगर वो 2 से ज़्यादा आता है तो इसमें हम कहते हैं कि जी वेरियंस में फ़र्क आ रहा है। सो फॉर्मल टेस्ट फॉर डिफरेंस इन वेरियस इज एफ टेस्ट। इस टेस्ट को हम टी टेस्ट नहीं कहते, बल्कि हम इस टेस्ट को क्या कहते हैं, एफ टेस्ट कहते हैं, जिसमें वेरियंस का फर्क आ रहा होता है। एडजस्टमेंट कैन बी मेड बाय केस ऑफ अनइक्वल वेरियंस। और अनइक्वल वेरियंस क्या है जी, ग्रुप 1 ही है, उसमें हमने 2 दफ़ा मेजरमेंट किया, ठीक है, कि हमने मेजरमेंट 1 किया, मेजरमेंट 2 की है, ठीक है। और दिस इज रिलेटेड टू द, सो दिस इज अ पेयर्ड टेस्ट। बिकॉज ये पेयर क्यों है, ये अनपेयर क्यों था, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप हैं और इन दोनों ग्रुप का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इसमें मेजरमेंट 2 की है, ग्रुप 1 ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में पेयर्ड है, इसका आपस में ताल्लुक है दोनों मेजरमेंट्स का, क्योंकि वो एक ही ग्रुप में रन किया गया। तो कॉमन एरर इसमें जो गलती नॉर्मली हो सकती है, अच्छा 10 मिनट के बाद हम इसे रीज्वाइन करेंगे, आपको अभी से याद करवा रहा हूँ, आप सेम लिंक से रीज्वाइन कर सकते हैं 6:40 पे। तो इसी तरह सैम्पल टी टेस्ट विद मोर देन 2 ग्रुप्स, अगर अच्छा ये है कि अगर आप कहते हैं ये अभी तो ग्रुप 1 में मेजरमेंट 1 और मेजरमेंट 2, अगर मेरे पास ग्रुप ज़्यादा हो जाए तो हम इसे एनालिसिस ऑफ वेरियंस से निकालते हैं। फिर इसी तरह ग्रुप 1 2 3 3 ग्रुपों के अंदर है तो फिर हम इसे अनोवा कहते हैं। और टू वे अनोवा तब कहते हैं जब हम यंग ग्रुप में, मतलब 3 ग्रुप्स निकाल लेते हैं, ओल्ड के अंदर 3 ग्रुप निकाल लेते हैं, तो फिर हम इसे टू वे अनोवा कह लेते हैं कि जो हमारी ए क्लास है उसके अंदर 3 ग्रुप हैं, जो बी क्लास है उसके अंदर 3 ग्रुप है। तो अब एक तरफ का भी नोवा निकल रहा है, दूसरी तरफ का भी नोवा निकल रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड टू वे अनोवा। तो इसी तरह रिपीटेड मेजर अनोवा निकालते हैं, जिसमें अगर ग्रुप 1 में ही अगर एक से ज़्यादा हमारे पास रीडिंग हो, मतलब 2 से ऊपर रीडिंग हो, 2 से ऊपर रीडिंग हो, जब हमने खाली 2 निकाली थी मेजरमेंट तो इसको हमने पेयर टी टेस्ट कहा था, लेकिन जब 2 से ऊपर रीडिंग्स निकल गई ग्रुप 1 के अंदर तो फिर हम इसको नाम देंगे रिपीटेड मेजर अनोवा, या इसे एनकोवा भी कहा जाता है।
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए, लेकिन हम अभी नीचे जाएंगे तो एक हमारे पास एक टेबल है, वो सिंपल सा टेबल है, वो सारी आपकी कंफ्यूजन जो उनसे दूर कर देगा। बाकी कुछ प्रैक्टिस टेस्ट हैं मेरे पास। मैं आपको पहले ही बताया कि मुझे कुछ क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे और फिर उसके बाद जो है आपकी जो प्रैक्टिस है वो इजी हो जाएगी इसके अंदर। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, डिस्क्रीट होगी। जैसे मेरे पास आंसर परसेंटेज इसके अंदर आ जाता है, या मेरे पास ग्रेडिंग आ जाती है कि ग्रुप मतलब न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन ऑर्डर आ जाता है, कुछ और आ जाता है, तो फिर हम उसके अंदर ये लगाते हैं। तो उसमें बस सिंपल सी है, सेम वही चीज़ है, ठीक है, सेम वही। दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, मेजरमेंट 1 है, मेजरमेंट 2 है, मेजरमेंट 3 है, या दो ग्रुप के अंदर तीन ग्रुप्स हैं, या तीन मेजरमेंट्स हैं एक ही ग्रुप के अंदर, वो आपस में पेयर्ड है अनपेयर्ड है, सेम वही है, बिल्कुल वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि डाटे का फर्क है, कि वो डाटा कॉन्टिन्यूस है, ये डिस्क्रीट है, ठीक है ना। तो इसमें जो टेस्ट है उनके नाम बदल गए हैं। इसके लिए मैं आपके पास ना आऊँगा सीधा एंड पे, और मेरे पास एक दफ़ा ये टॉपिक इसका ख़त्म होता है तो मैं इसमें पहुंचता हूँ, एंड पे आता हूँ। तीसरा आ जाता है हमारे पास नॉमिनल डाटा। क्या मेरे पास डाटा ही नॉमिनल है, तो मुझे ये पता लगता है कि भाई आंसर यस में है, नो में है, मेल में है, फीमेल में है। हाँ, नंबर ऑफ मेल कितने हैं, तो फिर ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ ये है कि जी मेरे पास आंसर जोन सा है कि जी ये, आपको जी कितनी जोन सा है ना वो, आर यू अ मेल और अ फीमेल, मतलब अगर मेरे पास बाई नेम आता है डाटा, नंबर में नहीं आता, तो फिर वो मेरे पास जो डाटा होगा वो नॉमिनल होगा। अच्छा, ये परसेंटेजेस, इसमें आप इसको ना अपने पास लिख भी लीजिएगा, जब आपके पास आंसर परसेंटेज में आ रहा हो ना, तो फिर वहां पे हम नॉमिनल डाटा लगाते हैं। तो ये सारे के सारे में काई स्केयर टेस्ट लगता है इसके अंदर, ठीक है ना। वो काई स्केयर क्या है, उसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, वो हम उसके बाद मैं अब आपके पास, बेहतर है कि मैं नीचे चला ही जाऊँ इससे पहले कि आप लोग मजीद कंफ्यूज। तो ये जो टेबल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देख लीजिए कि टाइप ऑफ वेरिएबल नॉमिनल आपके पास डाटा है, ऑर्डिनल डाटा है, कॉन्टिन्यूस है, या वन फैक्टर है, ठीक है ना। नॉर्मली वन फैक्टर की बात नहीं की जाती, ये पहले तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि आपके पास परसेंटेज में आंसर है, अब आपके पास दो ग्रुप हैं और दोनों ग्रुप क्या है, इंडिपेंडेंट है। पहले ही बताया, ग्रुप 1 में क्या मेजरमेंट है, ग्रुप 2 में क्या मेजरमेंट है, सिंपल। तो हम इसे कहते हैं काई स्क्वायर और फिशर एग्जैक्ट टेस्ट कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं भी दो ग्रुप है, लेकिन ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है, रिलेटेड है, तो मैकनेमर टेस्ट आएगा, ठीक है। इनके दरम्यान में किसी भी किस्म की एसोसिएशन है। अब दो से ज्यादा ग्रुप हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, तो इसमें फिशर एग्जैक्ट लग रहा था, या काई स्क्वायर भी इसे हम कहते हैं, और इसे हम कहेंगे कम्प्लीटली काई स्क्वायर। यहाँ पे काई स्क्वायर तब लगेगा जब आपको वैल्यू 5 से ऊपर होती है। तो इसकी डिटेल में मजीद नहीं मैं जाना चाहता, बस आप इसे फिशर एग्जैक्ट से याद रखें। लेकिन इसमें फर्दर जो इधर भी काई स्क्वायर लगाया, इधर भी काई स्क्वायर लगाया, वो इसका फर्क यही है कि अगर इसमें वैल्यूज आपको 5 से ऊपर चली जाए तो काई स्क्वायर, 5 से कम हो तो फिशर एग्जैक्ट। और यहाँ पे अगर सिर्फ दो ग्रुप है, मोर देन टू ग्रुप हैं, तीन ग्रुप हैं, चार हैं, पांच हैं, और वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास काई स्क्वायर लगेगा। इसी तरह हमारे पास मोर देन टू और आपस में रिलेटेड है, सेम इसी तरह मोर देन टू रिलेटेड है तो कोक्रेन क्यू लगेगा। इसी तरीके से हमारे पास ऑर्डिनल डाटा, कि आपके पास जो डाटा है वो ऑर्डिनल वे में निकाला गया है, पेन स्केल में निकाला गया है, आपके पास न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन में निकाला गया, तो किसी भी तरीके से जो सा है ना ऑर्डिनल डाटा हमारे पास आया। तो सेम इसी तरह दो ग्रुप इंडिपेंडेंट है, तो इसी तरह विल्कॉक्सन रैंक है, मैन वाइटनी है, विल्कॉक्सन मैन वाइटनी है, इसी तरह इसका एक और नाम है, ये सेम नहीं, मतलब सारों का एक ही नाम है। इसी तरह विल्कॉक्सन साइन रैंक या साइन टेस्ट भी इसे कहते हैं, कुर्स्कल वालेस भी कहते हैं इसको, मोर देन टू हो जाए तो कुर्स्कल वालेस, और फ्रिडमैन एनोवा मोर देन टू। तो इसको अब देख लिया आप कि सारी की सारी चीज़ें सेम है। ये अभी हमने टी टेस्ट के बारे में बताया, पेयर टी टेस्ट का बताया, अनोवा का बताया, और रिपीटेड मैयर अनोवा का बताया, ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, ठीक है ना।
और ये वन फैक्टर है। वन फैक्टर नॉर्मली आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अमूमन पूछा नहीं जाता ज़्यादा, लेकिन मोस्टली जोन सा नहीं, ये पहले 3 जोन से ना इसके अमूमन फार्मूले मेरे एग्जाम में नहीं आए थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन इस टेबल से आप समझ लें 2 से 3 सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है, एग्जामिनर की मर्जी है, आपको पता है। और हमें काफ़ी देर से आदत है इस तरह की कि जो एग्जामिनर है उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के एग्जाम्पल, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें हमने जो बेसिकली पढ़ी हैं, अब मैं थोड़ा सा ऊपर आ रहा हूँ आप लोगों के साथ आसानी के लिए, कि हम इसमें आए टेस्ट के ऊपर हम आए। तो टेस्ट हमने कौन कौन से पढ़े हैं? पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़े, उसके बाद हमने कौन से टेस्ट पढ़े? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़े। फिर हमने नॉमिनल डाटा की बात की कि अगर नॉमिनल डाटा होता है तो उसमें कौन सा लगता है। इसी तरह मैंने आपको बताया ऑर्डिनल डाटा, इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस डाटा, और एक क्या है? वन फैक्टर। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगेगा। इसकी मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझे कोई एग्जांपल्स मिलती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज जौन सा है ना, वो इसको हम कोशिश करेंगे करने की। उसके बाद आ जाता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अब ये क्या चीज़ होती है? देखिए, अगर तो मैं दो फैक्टर्स को मैयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर को मैयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं ये देख रहा हूँ कि इस फैक्टर का दूसरे फैक्टर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, थोड़ी सी स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज होगी। अब आपको सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। भाई, वेट का हाइट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हाइट का वेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब अल्टीमेट आपके पास क्या है आंसर? आपने आउटकम देना है वेट में, और डिपेंडेंट किसके ऊपर है? वेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? भाई, डिपेंडेंट हाइट पे भी है। तो ये हो गया कोरिलेशन, कि किसी की हाइट ज्यादा होगी तो वेट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कितना फर्क डालता है, ठीक है ना। तो इनका रिलेशन क्या है आपस में? जब दो चीजें हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? को रिलेशन, ठीक है। को एजुकेशन, दो किस्म के होते हैं ना, मेल फीमेल, इसी तरह को रिलेशन। और अगर हम बात करते हैं दो से ऊपर की, तो मैं कहता हूँ भाई ये मल्टी फैक्टोरियल चीज़ है, इसमें ये भी चीज़ है, इसमें ये भी चीज़ इफेक्ट कर रही है, तो फिर हम किस चीज़ की बात करेंगे? रिग्रेशन। तो बात दोबारा से बता रहा हूँ, अगर दो फैक्टर्स की बात की जाती है कि एक फैक्टर इंडिपेंडेंट दूसरे डिपेंडेंट फैक्टर के ऊपर क्या असर डाल रहा है, कि वे हाइट का वेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। भाई, किसी की हाइट कम होगी उसका वेट कम होगा, किसकी हाइट ज़्यादा होगी उसका हाइट वेट ज़्यादा होगा। सो इट्स अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो इट इज़ कॉल्ड, इसको मैयर करने का जो तरीका है उसको कहते हैं कोरिलेशन, आई एम सॉरी। और इसको इसी तरीके से अगर मल्टीपल फैक्टर आ जाते हैं, आप कहते हैं कि भाई ये एक चीज़ नहीं है खाली, इसके अंदर जेनेटिक्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर डिजीज़ भी आ जाता है, इसमें ओबेसिटी भी आ जाती है, इसमें फलानी चीज़ भी आ जाती है, तो फिर हम कोरिलेशन के ऊपर खाली डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम किस पे चले जाएंगे? रिग्रेशन पे चले जाएंगे। तो मैं इसे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। हम ऐसा करते हैं, इसको रीज्वाइन करते हैं, और रीज्वाइनिंग के बाद सबसे पहले आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा इसका बताना है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसी चल रही है अभी तक, जो आज का टॉपिक है, ताकि फिर मैं इससे आगे मज़ीद चलूँ। वरना अगर नहीं, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो रही है, तो फिर हम इसे यहीं पे रोकेंगे और पहले उसको अंडरस्टैंडिंग बेहतर करेंगे। तो दूसरा आ जाता है, हमने इसके अलावा आज बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमने दोबारा से रिवाइज की। जिन लोगों ने नया अगर पढ़ा है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जो हमारी लास्ट वीडियो है वो थोड़े दिनों तक शेयर हो जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा। दूसरा, आपको मेरा ख्याल है कि हाइपोथेसिस क्लियर है कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, रखा क्यों जाता है, क्योंकि आंसर दो हो सकते हैं कि भाई ये इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो अभी तक किसी को कोई एम्बिग्युइटी है इसके अंदर? बाकी जो अल्फा की वैल्यू है, प्रायरी वगैरह, वो सिग्निफिकेंट लेवल और ये वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। और जो टेस्ट है, टेस्ट का मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि आपको डाटा पढ़ना सीखना पड़ेगा। इसमें वो एग्जांपल आप जितनी करेंगे ना, तो आपको क्लियर होने लग जाएगा कि भाई ये जो सा है, जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो किस किस्म का है, ठीक है। वेदर इसके अंदर जौन सा है वो क्या कहते हैं अपना, इसमें कॉन्टीन्यूस है, ऑर्डिनल है,
या हमारे पास किस तरह का डाटा है, ठीक है ना। तो डाटे को आपको समझने में या डिस्ट्रीब्यूशन को आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा विद एग्जांपल। तो बाकी जो सा है वो इतना बड़ा मसला नहीं है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई एम्बिग्युइटी है तो आप पूछ सकते हैं। और पार्टिसिपेंट थोड़े से कम हो गए नयान भाई, एक बार ग्रुप में दोबारा डाल दे कि रीज्वाइनिंग के लिए सेम लिंक ज्वाइन करें। मुझे लगता है कि कुछ लोग शायद नहीं ज्वाइन कर सके, इस वजह से उन्हें शायद मैसेज कन्वे नहीं हुआ सही तरह। अच्छा, अब यहाँ पे वो कहता है कि अब वो आपको एक एग्जांपल वो आपको दे रहे हैं। अ ट्रायल वाज कंडक्टेड टू डिटरमिन द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ एलिरिकोमैब एंड ओके आपने मैसेज किया, ठीक है। इन रिड्यूसिंग द लिपिड एंड कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, ये अच्छा ये आपको पता होगा, ये रिसेंट और मेरा ख्याल है काफ़ी एक्सपेंसिव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। और या मैंने ये परचेज भी एक बार की थी, 1,500 दिरहम का इसका इंजेक्शन था। तो प्लस स्टेटिन वाज कंपेयर्ड, और इसी को एलिरिकुमैब को अगर हमने स्टेटिन के साथ ऐड किया और फिर हमने कंपेयर किया प्लेसिबो के साथ प्लस स्टेटिन। अब हमने एक तरफ मोनोक्लोनल प्लस स्टेटिन ले लिया, दूसरी तरफ हमारे पास प्लेसिबो प्लस स्टेटिन हो गया। रिगार्डिंग देयर इफेक्ट ऑन द लो डेंसिटी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऊपर हमने देखा है कि इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। ट्रायल वाज डिजिग्नेटेड सच दैट द सब्जेक्ट बेस फैक्टराइज्ड वाज, मतलब वो आपने सारी वो बेसिक चीज़ें सारी सेम रखनी है, कहीं ये ना हो एक तरफ मेल ज़्यादा हो एक तरफ फीमेल हो, एक तरफ एज ज़्यादा हो दूसरी तरफ एज कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सारे बराबर होने चाहिए। मैंने आपको स्टडी डिज़ाइन के अंदर ऑलरेडी बताया हुआ, सब कुछ सेम होना चाहिए। तो अब हमारे पास ये कुछ रिजल्ट आए मैन और वुमेन के अंदर जी, हमारे पास इतने परसेंटेज आ गए, ये हमारे पास परसेंटेज में भी आ गए, नंबर में भी आ गए, ठीक है ना, इतने मैन है और इतने वुमेन है, ठीक है। और ये जोन से हैं ये हमारे पास परसेंटेज है, ठीक है। और स्मोकर्स इतने थे और बेस लाइन एलडीएल उनकी इतनी थी और फाइनल एलडीएल, ये हमारे पास जोन सा है ना, ये बेसिक हमारे पास आ गई वैल्यूज़, और ये हमारे पास टेस्ट की वैल्यूज़ आ गई कि फाइनल एलडीएल इसमें इतनी आई और इसमें इतनी है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एलडीएल इसका कम हुआ है ±35.5, ठीक है। और ये अगर आप देखते हैं तो ये एलडीएल जोन सा इसमें ज़्यादा है, रिलेटिवली इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ, ठीक है। स्टैटिन अकेले स्टैटिन ने इतना अच्छा काम नहीं किया। और ये हमारे पास एन टोटल नंबर की वैल्यू है और ये इसके अंदर एन टोटल नंबर की वैल्यू। तो अब आ जाता है विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन जी ठीक थी या नहीं ठीक थी, एलडीएल कितना हुआ, परसेंटेज ऑफ स्मोकर, और ये आप इसके खुद से आंसर दें और फिर उसके बाद हम इसकी बात करेंगे कि आपने इसमें कौन कौन सा जोन सा है ना वो फार्मूला लगाना है और क्या उसके अंदर इन क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं डिसीजन एरर्स। एरर्स होते हैं दो किस्म के। देखिए मैंने आपको ना इसके, मेरा ख्याल है कि मेरे एग्जाम में ना कुछ 6 सवाल आए थे अल्फा और बीटा, कम से कम मेरे ख्याल में 4 या 5 सवाल आए थे और बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है ना तो फिर मसले कोई नहीं इसको पास करना। कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास दो किस्म के हाइपोथेसिस हैं, एक है नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना और दूसरा है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना। जब आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली आपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। बात समझे नहीं? तो अब हुआ क्या इसके अंदर कि नल हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि जी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपने नल हाइपोथेसिस को गलती से एक्सेप्ट कर लिया, आपने नल हाइपोथेसिस को गलती से एक्सेप्ट कर लिया और आपकी सेंटेंस क्या आई, आपका रिजल्ट ये आया, गलती होगी ना आपसे, ठीक है ना। तो आपका रिजल्ट ये आया कि दोनों के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर डिफरेंस हो, जिस तरह अगर मैं कहता हूँ कि फूड 1 में और फूड बी में दोनों में पॉइजन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों खा लेंगे, अब तो फर्क ही कोई नहीं पड़ा। अगर उसमें पॉइजन हुआ तो फिर क्या होगा, फिर तो डेथ हो जाएगी, ठीक है। आपने केमिकल को फाइंड आउट करना था, ठीक है। आपने कहा कि जी दोनों में केमिकल नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि साइंटिस्ट का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। साइंटिस्ट ने कहा भाई ठीक है दोनों में डिफरेंस ही नहीं है, फर्दर किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर नहीं जाएंगे। महमूद अहमद और आई डोंट नो महमूद अहमद, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर माइक।
या थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो अब साइंटिस्ट क्या होगा जब पता लगा कि भाई डिफरेंस ही कोई नहीं है, तो साइंटिस्ट क्या होगा, साइंटिस्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही नहीं जाएंगे। तो ये जो एरर है ये थोड़ा बड़े लेवल का एरर है। क्यों? क्योंकि ये अगर एक दफ़ा एरर मिस हो गया ना आपसे, तो आपसे गलती क्या होगी कि आप दोबारा इसको चेक ही नहीं करेंगे, आप इसके दोबारा पढ़ेंगे नहीं, इसके अंदर आप कहेंगे नहीं इस दोनों के अंदर तो हमें केमिकल ही नहीं मिला, आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। तो ये एरर जो सा होता है इसे हम कहते हैं बीटा एरर, कि इसमें आप क्या करते हैं कि आप गलती से टाइप 2 एरर इसे आप कह सकते हैं, जिसमें हम एच नोट इज़ फॉल्स, कि इसमें हमसे गलती क्या होती है कि मान से ये गलती से जो सा है ना वो रिजेक्ट हो गया, और हमने ये समझा था कि इसमें डिफरेंस नहीं है, बेसिकली इसमें डिफरेंस था। अब दूसरा आपके पास एरर ये हो सकता है कि आप गलती से रिजेक्ट कर देते हैं एच नोट को। एच नोट क्या है कि दोनों में डिफरेंस नहीं है, आप कहते हैं दोनों में डिफरेंस है। तो अब क्या होगा, अब लोग उसको टेस्ट करेंगे, लोग चेक करेंगे यार कितना डिफरेंस है। इसने तो बताया, कामरान ने ये बताया कि भाई डिफरेंस नहीं है, सॉरी डिफरेंस है, अब मैं ये इसको चेक करना चाहता हूँ कितना डिफरेंस है। तो जब आप फर्दर उसको चेक करेंगे, दोबारा उसको स्टडी करेंगे, तो चांसेस हैं कि अब आप एरर ना कर सकें। तो 2-3 लोग उसको स्टडी करेंगे, तीनों कहेंगे कि भाई इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब कामरान साहब का जो रिजल्ट था वो गलत था। तो इस तरह एरर को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा, और चांसेस ये होंगे कि आप उसको रीस्टडी करके आपको जो सा है ना वो बेशक आपने आंसर गलत दिया था, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो रीस्टडी हो गया और वो दोबारा पकड़ा गया। लेकिन बीटा जो सा है वो एक ऐसा एरर है, या टाइप 2 एरर एक ऐसा एरर है, वो एक दफ़ा आपसे मिस हो गया तो फिर निकल गया। तो बीटा एरर इसलिए ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा बड़ा होता है बनस्बत इसके के अल्फा के, ठीक है। और टाइप 1 अल्फा एरर को कहते हैं, और टाइप 2 बीटा एरर को कहते हैं। टाइप 1 अल्फा जो सा है, अब हम आएंगे पी वैल्यू की तरफ। अब हम आएंगे पी वैल्यू की तरफ, जो मैं आपको बड़ी देर से कह रहा था कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। इसमें मैं ये पढ़ता हूँ, कन्वेंशन इज टू सेट, कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द एरर इज डिफाइंड एज द सिग्निफिकेंस लेवल। ये आपका जो सा है अल्फा जो सा है, इसे ही आपका जो सा ना टाइप 1 एरर कहा जाता है। और इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा से हमने शुरू से कन्वेंशनली जो सा है 0.05% लगाई। अब ये है क्या बेसिकली 0.05, 0.05 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो आंसर क्या आएगा 5%। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि 5% चांस है कि इवेंट हैपन हुआ, 5% चांस है कि इवेंट हैपन हुआ हो, या इससे हट के रिजल्ट आया हो, 5% चांस है, ठीक है। अब अगर मैं इस 5 को या 6% में चला जाऊँ, तो मेरे रिजल्ट क्या आ जाएंगे गलत। क्यों? मैं एरर एक्सीड कर रहा हूँ, बात समझ लेंगे नहीं, कि मेरा जो 5% चांस था एरर का, वो मैं 6% पे चला गया, तो भाई मेरा तो रिजल्ट ही नॉन सिग्निफिकेंट है। मुझे थोड़ा सा एक बंदा बोल के आंसर कर दे कि समझ आई है कि नहीं आई है। 5% चांस है एरर हैपन होने का, तो रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। अगर मैं इस सेंड कर दूं 0.06, नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट है सर आपका। 0.07, अच्छा 7% है। जी जी, ये राणा साहब ये बताएं कि इसमें इन्होंने जैसे 0.5% लिया, तो इसको वो 3% या 2% या 4% क्यों नहीं रह सकते? हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है। अब तो आप भाई लिया जाता है, अगर आप किसी स्टडी में देख लें 0.01% भी लेते हैं, कन्वेंशनली 0.05% लिया जाता है। जिसका आप ये कहते हैं कि कन्वेंशन मेथड है, पुराना मेथड है, सब इसी को ले रहे, बात समझे कि नहीं। तो कन्वेंशनली 0.05% लिया जाता है, क्योंकि 5% एरर एक्सेप्टेबल है, 5 से ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है, 5 से ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है, बात समझे कि नहीं। ओके, जी 5% जी की बिल्कुल। आखिरी लिमिट दी हुई है हमें इस तरफ की। आपने कभी भी नहीं सुना होगा पी वैल्यू जो है वो 0.1 है, कभी सुना 0.1 है, कभी भी नहीं सुना होगा। 0.05 और लेस देन 0.05, हमेशा कभी भी से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि हम 5% तो चांस देते हैं एरर हैपन होने का, गलती हो सकती है वैल्यूज कलेक्ट करने में, कुछ ना कुछ करने में 5% गलती हो सकती है। 6% गलती होगी तो एरर हैपन, तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी नॉन सिग्निफिकेंट। तो आज मेरा ख्याल आपको वो अल्फा वाली बात जो हमेशा से तंग करती होगी कि यार ये वाई पी इज ऑलवेज लेस देन
0.0। ये क्या थ्योरी है? ये टाइप 1 एरर वाली थ्योरी है सारी सारी। उसके बाद आ जाता है द कैलकुलेटेड चांस ऑफ टाइप 1 एरर हैज अकर्ड इज कॉल्ड द पी वैल्यू, इज कॉल्ड द पी वैल्यू। ये भाई पी वैल्यू है कि इतना % चांस है आपके एरर हैपन होने। ठीक है, इसी तरह ये अगर आप इसको सारा पढ़ लेंगे, व्हेन अल्फा इज सेट एज अ प्रायोरी, अब आपको पता लगा। और ये याद रखना है हमेशा, किसी भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आपने अल्फा प्रायोरी लगाना है। ये एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है जो बायोस्टैटिस्टिक्स में पूछा जाता है कि भाई आपने क्या करना है। सबसे पहले भाई हमने अल्फा प्रायोरी लगाना है। हमने जब तक हमें अल्फा की वैल्यू ही नहीं पता कि कितना एरर हो सकता है, तो मैं अपने रिजल्ट को कैसे बताऊंगा कि सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आप लोग मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं, हम बड़े क्रिटिकल पोर्शन में दाखिल हो गए। यहाँ पे अगर मिस कर जाएगा ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जी कुछ कोई बोल रहा है, हामिद भाई। हम फिर वो गोटा कैप्सूल की बात कर रहे हैं। जी 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 हामिद भाई। अच्छा, मेरा ख्याल है वो किसी और से बात कर रहे थे। तो आप जरा ना थोड़ा सा कोशिश कीजिए माइक को ना स्विच ऑफ रखने की। इट्स ओके, हो जाता है, अब मीटिंग में इस तरह चलता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जरा थोड़ी सी कोशिश करें। अच्छा, टाइप 2 एरर की बात करूंगा मैं। टाइप 2 एरर मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फॉल्सली एक्सेप्टिंग एच नोट, गलती से एच नोट एक्सेप्ट हो गया। तो इसमें क्या है, कंक्लूडिंग दैट नो डिफरेंस एग्जिस्ट व्हेन ट्रूली डज। भाई डिफरेंस है, लेकिन मैंने गलती से कह दिया भाई डिफरेंस नहीं है। तो नुकसान क्या होगा इसका? आप इसको कहीं पर भी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, आपको इसका पता लगेगा भाई इसका नुकसान ये हुआ कि मैंने गलती से सेट कर लिया, बाकी बाद में रिसर्चर्स ने इसके ऊपर काम करना छोड़ दिया। फिर 20-40 साल बाद किसी बंदे ने ऐसे ही उठाकर गलती से काम शुरू किया, ठीक है, और उसको नहीं पता इस पे क्या काम हुआ है, तो उसने कहा ओ भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज़ थी, ये तो नेमत थी, इसको तो आपने दोबारा स्टडी नहीं किया, इस केमिकल में तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, तो दिस इज बीटा एरर। इट हैज बीन अ कन्वेंशन टू सेट बीटा 0.2 टू 0.1। इसका मतलब 10 से 20%, वाई 0.2 टू 0.2%, क्योंकि ये पावर निकालने में हेल्प करता है हमेशा आपकी। तो हम जो बात करते होते हैं कि जी पावर ऑफ टेस्ट क्या, पावर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो आपका टाइप 2 एरर बताता है। तो अगर आपका टाइप 2 एरर जितना कम होगा, पावर उतनी ज्यादा होगी। मेरे जरा बात के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। टाइप 2 एरर जितना कम होगा, पावर उतनी कम होगी। क्यों भाई? ये 1 में माइनस हो रहा है। अगर टाइप 2 एरर आपका 0.1 है, अगर टाइप 2 एरर 0.1 है, बीटा की वैल्यू 0.1 है, तो आपका जो पावर आपकी निकलेगी वो 1 माइनस 0.1 निकलेगी, मतलब 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100, इट्स मीन 90% पावर है आपके टेस्ट की। तो आप जब भी कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट शुरू करते हैं, तो आप सबसे पहले उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि भाई इससे पहले क्या स्टडी हुआ है। उसके बाद आप उसका देखते हैं कि भाई इसके अंदर जोन सा है, मेरे से पहले जिसने जो पायलट प्रोजेक्ट किया है उसने क्या किया, उसने सैंपल कितना लिया। सैंपल लेने के बाद आप ये देखते हैं कि भाई उसने उसकी पावर कितनी, अब जो मैं सैंपल ले रहा हूँ इसकी बेस पे इसकी पावर कितनी है, इसके बीटा के चांसेस कितने हैं। तो बीटा के चांसेस क्या है कि chances to falsely accepting the h नोट while it is not। तो मतलब मैंने गलती से उसको कर दिया है कि भाई ये h नोट जोन सा है वो है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये मेरे से गलती होगी। तो ये पावर है। और पावर प्री डिटर्मिन्ड अल्फा से होती है। ये आपको पहले से मैंने आपको बताया कि हम पहले देखते हैं कि प्रायोरी लेवल कितना सेट किया गया था। उसके बाद सैंपल साइज के ऊपर डिपेंडेंट करती है। आपका सैंपल साइज जितना बड़ा होगा, पावर उतनी ज्यादा होगी। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि मैं अगर इस चीज की पावर ज्यादा करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे? आप सैंपल साइज बढ़ा दें। यार देखिए, मैं अगर 1000 लोगों के अंदर एवरेज ले रहा हूँ और मैं 1 लाख लोगों के अंदर एवरेज ले रहा हूँ, आप खुद कॉमन सेंस से मुझे बताएं कि आंसर किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा? भाई 1 लाख लोगों का आएगा। जितना सैंपल बड़ा होगा उतनी ज्यादा मेरे चांसेस होंगे कि मैं गलती ना करूँ, एरर कम होगा। और अगर मैं कम लोगों को लूंगा, कम लोगों को कंसीडर करूंगा, तो उसमें चांसेस होगा कि मैं बहुत सारे लोगों को मिस कर दूंगा। तो जब मिस मैं करूंगा बहुत सारे लोगों को, तो वैल्यू के अंदर एरर हैपन हो सकता है। तो इसी तरह
ये अब अल्फा और बीटा, अब आपको समझ लग गया अल्फा बीटा, अल्फा एरर बीटा एरर, और पी वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 0.05 क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5% तक या 5% से थोड़ा सा कम तक हम उसको एक ये समझ लें प्रिविलेज देते हैं कि चलो यार इतना एरर ठीक है, लेकिन इससे ऊपर एरर नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी, पावर इज डिक्रीज बाय, पावर किसी की कम है, क्या वजह है भाई? पुअर स्टडी डिजाइन, स्टडी डिजाइन उसका ठीक नहीं। तो मेथडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे अमूमन प्रोफेसर से मेरी अपनी बात होती है तो वो मुझे ये कहते हैं मेथडोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस करो, मेथडोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस करो। इसी तरीके से अगर आप कभी भी तो स्टैटिस्टिकली किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं तो उसकी मेथडोलॉजी के ऊपर बहुत काम किया जाता है। और बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम जंप करते हैं रिजल्ट के ऊपर, हम मेथडोलॉजी देखते ही नहीं। मेथडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन मेथडोलॉजी वीक है ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वो रिजल्ट जो है ना वो ठीक नहीं है। भैया आपने मेथड ही सही डिफाइन नहीं किया, रिजल्ट तो आपने निकाल नहीं है सही। आपने बता दिया भाई ये सिग्निफिकेंट है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, आपने बता दिया ठीक है, लेकिन अगर आपने उस एक्सपेरिमेंट को रन सही तरह नहीं किया तो भाई उस एक्सपेरिमेंट का कोई फायदा नहीं। आपने उसके अंदर जो उनसे बाइसनेस खत्म नहीं की है। अगर आपने उसके अंदर आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि एक कंफाउंडिंग फैक्टर होते हैं स्टडी डिजाइन के अंदर, मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने वो नहीं निकाले हैं तो फिर आपका जो सा है ये इसका कोई फायदा नहीं है। तो आगे आ जाता है इनकरेक्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट। हाँ, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीचे मैंने आपको स्टैटिस्टिकल टेस्ट अभी जाके दिखा दिए, अगर वही करेक्ट नहीं है तो भाई आपकी पावर जो सी है वो खराब होगी और टेस्ट जो सा वो खराब होगी। स्टैटिस्टिकल पावर एनालिसिस एंड सैंपल साइज कैलकुलेशन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सैंपल साइज कैलकुलेशन की जाती है, प्रायोरिटी पहले सेट किया जाता है, उसी के थ्रू हम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो टेस्ट है उसकी पावर ज़्यादा हो। जो सैंपल साइज कैलकुलेशन है वो पावर के लिए की जाती है सारे के सारे, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस वर्सेस क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लाजमी नहीं है कि कोई टेस्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो तो वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट भी होगा, और ये लाजमी नहीं है कि कोई टेस्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो तो वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी होगा। हो सकता है कोई चीज़ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट ना हो लेकिन क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो, और ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो लेकिन क्लिनिकली आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं दे रही भाई, क्लिनिकल इम्पैक्ट नहीं दे रही। तो क्लिनिकल इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मेरे ब्लड प्रेशर ही कम नहीं कर, स्टैटिस्टिकली उसका कोई और बेनिफिट आ रहा है लेकिन ये कि मुझे क्लिनिकली उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो भाई उसकी कोई ज़रूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ। यहाँ वैसे एक सवाल बनता है जो आप लोगों ने नहीं पूछा कि भाई ये कैसे हो सकता है कोई चीज़ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो लेकिन क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो। कोई बंदा मुझे इसका जवाब देगा, फिर मैं आखिरी टॉपिक की तरफ जाऊंगा। जी, जवाब आया है कहीं से। अस्सलाम वालेकुम सर, यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, मैं तो मेरा है ना, ग्रुप में है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है महमूद जी। कोई सर एग्जाम, उसमें मेरे पास हाँ सेव नहीं है नंबर, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। काइंडली आप शेयर कर अब दीजिएगा। मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, दोबारा मैं सवाल कर रहा हूँ, कोई ऐसा टेस्ट, कोई ऐसी चांस बताएं जिसमें स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट हो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ना हो सकता है ऐसे? इट कुड बी पॉसिबल कि लेट्स सपोज अगर बीपी रिडक्शन की बात करें, अगर एक ड्रग दूसरे से कंपेयर करें तो उसमें दोनों में जो है रिडक्शन है वो बहुत ही थोड़ी सी है, लेकिन ये है कि वो वैल्यू बहुत स्टैटिस्टिकली ज्यादा हो लेकिन क्लिनिकली वो इतना मैटर ना कर रहा हो डिफरेंस है। रेहान भाई आप माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू। हम थोड़ा सा पास गिरे, बिल्कुल ना, मतलब आप समझ लें कि आप स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, आपका आंसर क्लिनिकली सिग्निफिकेंस जो है ना उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एक होती है हाइपरटेंशन इमरजेंसी होती है और एक होती है अर्जेंसी होती है, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। अब इमरजेंसी को आप डील कर रहे हैं, अब मैं आपको कहता हूँ कि भाई इसमें लेबिटोलोल ना दो आईवी, इमरजेंसी में हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर हम लेबिटोलोल देते हैं, ऐसे ही है ना। मैं आपको कहता हूँ लेबिटोलोल ना दें, आप एमलोडिबिन दे दें टैबलेट 20 मिलीग्राम दे दें। अब
लेबिटोलोल ने क्या किया कि अगले 15 मिनट के अंदर अंदर बीपी जोन सा है ना वो रिड्यूस कर दिया। एमलोडिपिन ने भी किया, आंसर भी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट आ गए। वो लेके आया, आपको पता है वो जो इमरजेंसी होती है वो 180 से ऊपर होती है ना, 160 या 180 से ऊपर है, और साथ कोई भी आपका ऑर्गन डैमेज शुरू हो गया तो उसे हम इमरजेंसी कहते हैं, अगर ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ तो अर्जेंसी कहते हैं। तो अब उसने क्या किया है कि 180 से उठाया है लेबिटोलोल ने और उसको ले आया 130 135, ठीक है, और ऑर्गन डैमेज स्टॉप हो गया। मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा, ऑर्गन डैमेज स्टॉप हो गया। एमलोडिपिन ने भी किया है, 2 घंटे बाद लेके आया उसको, क्योंकि मैंने ओरली दी है तो उसने उसको लेके आया, वो 140 पे ले आया उसको, ऑर्गन डैमेज स्टॉप नहीं हुआ और बंदा कोलैप्स कर गया। तो क्या हुआ भाई, बीपी दोनों ने कम किए, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट साबित हो गए। क्लिनिकली किसने हेल्प की है? लेबिटोलोल ने की है, क्योंकि उसने उसका अर्जेंटली उसको ब्लड प्रेशर को कम किया, और उसका जो असल काम इमरजेंसी का है भाई, डैमेज भी तो रोकना है ना, डैमेज को भी तो हमने बचाना है। अगर एक चीज को मैं बीपी को कम करने में मुझे टाइम ज्यादा लग जाता, भाई डैमेज ही इतना ज्यादा हो गया, बंदा कोलैप्स कर गया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, तो मुझे क्या फायदा हुआ उसको बीपी की दवाई देने का? बात समझे कि नहीं? तो ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि एक बंदे का बीपी जोन सा है वो 130 पे था, ठीक है ना, एक दवाई फॉर एग्जांपल है वो करती है बीपी रिड्यूस करती है और वो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी करती है, और दूसरी जोन सी है वो फॉर एग्जांपल के 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी करती है। तो पता लगता है कि भाई वो 10 जोन सी है वो, और 3 में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। स्टैटिस्टिकली साबित होता है कि भाई पी वैल्यू इज मोर देन 0.05, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू ऐसी आ जाती है कि हम कहते हैं भाई ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन क्लिनिकली हो सकता है कि वो उसकी क्लास चेंज कर रहा हो, कि वो 130 से नीचे लेके आ रहा हो, वो 130 से ऊपर रख रहा हो उसको बीपी को, तो वो काम कर रही है, क्लिनिकली ये काम नहीं कर रही, तो वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसलिए आपको क्लिनिकली को ना, आपको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बात समझे कि नहीं? तो रेहान भाई, रियली आई वांट टू अप्रिशिएट यू कि आपका इंटरेस्ट जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है इसके अंदर, और बाकी भी सब लोग इसमें थोड़ा सा कोशिश करें इंटरेस्ट लेने की ना, आपको इसमें खुद पता लगेगा आंसर का और मजा आएगा आपको। तो कोरिलेशन मैंने आपको बताया, कोरिलेशन एग्जामिन द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। भाई 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल वो है जो आउटकम है, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल कौन सा है जो आउटकम नहीं है। तो आउटकम क्या है? वेट है, और वो क्या है? हाइट है। भाई हाइट ज्यादा तो वेट ज्यादा, ठीक है। सो इट्स अ कोरिलेशन। रिग्रेशन एग्जामिन द एबिलिटी ऑफ वन और मोर वेरिएबल टू प्रिडिक्ट another variable. So इसमें पियर्सन कोरिलेशन जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली इसकी होती है कि भाई ये इसकी कोरिलेशन पॉजिटिव में है, इसकी कोरिलेशन नेगेटिव में, और इसकी मैक्सिमम -1 में हो सकती है कि नेगेटिवली कोरिलेट कर रही है, और ये मैक्सिमम पॉजिटिव +1 में हो सकती है कि भाई हाइट और वेट की इसी तरह आप कहते हैं जी, फॉर एग्जांपल आप किसी भी बोन मैस की कर लेते हैं और वेट की कर लेते हैं, तो वो हो सकता है +1 ना आए, +0.5 आए। तो क्या मतलब हुआ? तो 0 का मतलब कोई रिलेशन नहीं है। -1 कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्गली नेगेटिव है। एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो रहा है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो रहा है। क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है कि एक फैक्टर बढ़ रहा हो तो दूसरी चीज कम हो रही हो? एक चीज बढ़ रही हो तो दूसरी चीज कम हो रही हो, ऐसे हो जाता है ना। इसी तरीके से 10 मिनट रह गए हमारे पास, ठीक है ना। इसी तरीके से एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज भी बढ़ रही है, और वो 100% बढ़ रही है, तो वो +1 में आ गई, और वो 100% कम हो रही है तो वो -1 में आ गई। सिंपल से है कोरिलेशन, ठीक है। तो इसे हम पियर्सन कोरिलेशन कहते हैं।
The strength of relationship between the two variables that are normally distributed ratio or internal scaled and linearly related in measurement with a correlation coefficient. अच्छा, आगे आ जाते हैं जी। often called the degree of association between the two variables। सारी बात है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी बता रही है कि कितनी है, कितना ज्यादा है, कितना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। अच्छा, दूसरा आते हैं पल्स अबाउट कोरिलेशन, द क्लोजेस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वन। जाहिर बात ये मैंने आपको बताया कि वन के जितना करीब होगा उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, वन से ऊपर नहीं हो सकती। 100% है, 100% से ऊपर कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह -1 से भी नीचे नहीं जा सकती। तो जो वन के जितनी करीब होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगी। ठीक है, लेबोरेटरी वर्सेस क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट ये। अच्छा, दूसरी आ जाती है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो भाई वो पैरामीट्रिक डेटा की थी। पैरामीट्रिक डेटा क्या था और नॉन पैरामीट्रिक डेटा क्या है? कोई याद है किसी को पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक? मैं बीच में एक दफा एक्सप्लेन करके गया हूँ। तो पैरामीट्रिक वो था जो कॉन्टिन्यूस नंबर में है, और नॉन पैरामीट्रिक वो था जो ऑर्डिनल में है या परसेंटेजेस में। तो अगर हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक डाटा है तो उसमें स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आएगी। तो वो अगर आपको देता है जी ये इतने परसेंट बढ़ाने से ये इतने परसेंट बढ़ता है और ये इतने परसेंट कम करने से ये इतने परसेंट बढ़ जाता है, तो अब एक के कम करने से दूसरा बढ़ रहा है तो ये नेगेटिव एसोसिएशन होगी, एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव होगी। तो भाई ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। स्पीयरमैन इसलिए है क्योंकि नॉन पैरामीट्रिक। तो आपने स्टेटमेंट को पूरा गौर से पढ़ना है, डाटा देखना है और ये देखना है एक फैक्टर की बात हो रही है, एक से ज्यादा की हो रही है, एक की हो रही है तो कोरिलेशन है, एक से ज्यादा की हो रही है तो रिग्रेशन है। तो ये अब हम आगे रिग्रेशन की तरफ। ठीक है, तो रिग्रेशन को ये थोड़े अच्छे तरीके से इसने एक्सप्लेन किया। अगर आप इसमें देखें, कहते हैं कि फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन वन कॉन्टिन्यूस आउटकम दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन कॉन्टिन्यूस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, कि एक आउटकम है और एक उसको डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर आकर। जो डिपेंड कर रहा है वो आउटकम है, जो इंडिपेंडेंट है वो पॉजिटिव है जिसकी वजह से दूसरा हो रहा है। ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ प्रेडिक्शन मॉडल एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन। के भाई हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आप कहते हैं इसकी वजह से भी हो सकता है, इसकी वजह से भी हो सकता है, और इसकी हम मैथमेटिकल वैल्यू भी निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस b, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू स्लोप इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस इंटरसेप्ट, जो लाइन है, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन है। तो इसमें अच्छा वो r से हम नोटिफाई करते हैं, इसको हम r स्क्वायर से मेजर करते हैं, याद रखना। ठीक है, r स्क्वायर कैन बी रेंज फ्रॉम 0 to 1। अब वो किस में कर रही है? -1 से -1 से +1। ये किस में कर रही है? 0 से लेके 1 तक, माइनस में नहीं जा रही। अच्छा, इसमें r square of 0.8 could be intercept of saying 80% of variability in y is explained by x। 80% अगर उसमें कोई फर्क आया है तो वो किसकी वजह से आया है? भाई वो y की वजह से आया है। ठीक है, that does not provide a mechanistic understanding of the relationship between the x and the y। अब वो ये नहीं बताएगा कि वजह क्या है, लेकिन ये बताएगा कि x की वजह से y के ऊपर इफेक्ट किया है, या y की वजह से x के ऊपर इफेक्ट आया। ठीक है ना, तो अच्छा इसके बाद सिंपल लीनियर रिग्रेशन। इसमें रिग्रेशन जोन से है वो हमारे पास कुछ 2-3 किस्म के आ जाते हैं। ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आ जाता है, सिंपल लीनियर इसी तरह आ जाता है। ठीक है, तो ये फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन 2 स्टैटिस्टिकल टेस्ट कैन बी यूज। इसी तरह हमारे पास टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट y इंटरसेप्ट डिफर फ्रॉम द जीरो। अच्छा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है और उसके दरमियान में हम जो ना रिग्रेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट क्या था? पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव है और इफेक्ट किस पे कर रहा है? एक से ज्यादा के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, पॉजिटिव एक है। जैसे हाइट है, हाइट उसके वेट पे भी इम्पैक्ट कर रही है और हाइट उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट कर रही है। तो दो आ गए ना, कि दो के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस चीज की वजह से? एक वेरिएबल की वजह से। तो इट इज कॉल्ड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो सिंगल क्या था? 1/1। आ जाता है सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये क्या है? वन कैटेगोरिकल रिस्पॉन्स डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन कॉन्टिन्यूस और कैटेगोरिकल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें क्या कैटेगरी आ गई?
categorical response and one continuous or categorical explanatory variable। किसमें हम कैटेगरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वन कैटेगोरिकल रिस्पॉन्स वेरिएबल एंड टू और मोर कॉन्टिन्यूस और कैटेगोरिकल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। इसी तरह नॉन लीनियर रिग्रेशन के लीनियर नहीं है, अब सीधा रिग्रेशन नहीं है। वेरिएबल्स आर नॉट लीनियरली रिलेटेड और कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीनियर रिलेशनशिप, नो मोर लीनियर रिलेशनशिप, सीधा ताल्लुक नहीं है। तो इसे हम कहते हैं नॉन लीनियर। वेयर इज आवर फार्माकोकाइनेटिक इक्वेशंस कम फ्रॉम, जो लीनियर जो सी है ना फार्माकोकाइनेटिक्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। Polynomial regression, any number of response or continuous variable with a curve linear relationship, cubed और square type बन जाता है, curve बन जाती है, क्योंकि वो किसी भी चीज की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो जो सा है पोलिनोमियल रिग्रेशन आ जाता है कि उसमें मतलब मल्टीपल चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही। तो ये एंड पे हमारे पास आ जाती है जी एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन है, ये उसने दी है कि ये हमारे पास वैल्यूज हैं और फिर उसके बाद हम इन वैल्यूज की बेस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और हम ये बताते हैं कि भाई ये इसके ऊपर जो है ना वो इम्पैक्ट डाल रहा है। और जिस तरह हमारे पास एनोक्सापेरिन है, एनोक्सापेरिन का इम्पैक्ट हमारी जो सी है ना एंटी फैक्टर एक्स से कोगुलेशन के ऊपर या कोगुलेटिंग जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर जो है ना वो क्या इम्पैक्ट आ रहा है इसका। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। लास्ट में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा सर्वाइवल एनालिसिस। 3 मिनट है हमारे पास। सर्वाइवल एनालिसिस सिंपल सी चीज़ है कि सर्वाइव करता है बंदा या नहीं करता, डेथ कितने की हुई और कितने लोग स्टडी छोड़ गए। तो बाकी क्या है, कुछ की डेथ हो गई, कुछ लोग स्टडी छोड़ गए, बाकी सर्वाइव कर गए। तो उनका जो एनालिसिस है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वाइवल एनालिसिस। तो इसमें इसको हम सेंसरिंग के थ्रू डील करते हैं कि हम हो सकता है कि उन लोगों को हम फेड आउट कर दें, उनको हो सकता है हम स्टडी में शामिल करें और उनको हो सकता है कि हम स्टडी में शामिल ना करें। तो इसकी कुछ मेथड्स होते हैं एस्टिमेट करने का, उसका कैप्लन मेयर मेथड है, ठीक है ना, और लॉग रैंक टेस्ट है, ठीक है ना, कॉक्स प्रोपोर्शनल है। इनके बारे में मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी बातें बता दूं कि ये बेसिकली जो उनसे हैं, हमने ये देखना है कि एक बंदा है आया था, वो स्टडी में पहले था और अब नहीं है, या वो स्टडी छोड़ के जा चुका है। तो हम उसको देखते हैं कि भाई ये जो बंदा है उसका स्टडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, ठीक है ना, क्योंकि वो स्टडी ऑलरेडी छोड़ के जा चुका हुआ है। तो अब ये भी हो सकता है कि वो बंदा स्टडी में लेट शामिल हुआ लेकिन उसने स्टडी पूरी नहीं की। अब स्टडी है 5 साल की, एक बंदा 5 साल के स्टार्ट में आया और जोन सा है ना कभी भी फॉर एग्जांपल उसकी बीच में डेथ हो गई है, वो स्टडी छोड़ के चला गया 2 साल बाद 3 साल बाद। एक बंदा आखिरी 4 सालों में आया लेकिन ना उसकी डेथ हुई और ना ही उसके बारे में हमें ये पता लगा कि भाई इसकी डेथ कब होनी है और ये स्टडी कब छोड़ के जाएगा। तो इस तरह के लोगों के लिए हम जो एनालिसिस निकालते हैं वो उसको हम कहते हैं सर्वाइवल एनालिसिस, कि कौन कौन से लोग सर्वाइव करते हैं। तो इसके कुछ तरीकेकार हैं उसको मेजर करने के। उनका है कैप्लन मेयर मेथड है, लॉग रैंक टेस्ट है, कॉक्स प्रोपोर्शनल मॉडल है। इनको बस आप पढ़ सकते हैं, इनको इनके जो थोड़े बहुत एक आपस के जो मेजर डिफरेंसेस है उनको अगर आप इसमें हाईलाइट कर ले तो आप उसको पढ़ सकते हैं। जो कैप्लन मेयर होता है ये ग्राफिकली एक्सप्लेन किया जाता है, इसको आप देख सकते हैं किसी भी जगह पे। तो कंपेयर द सर्वाइवल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 2 और मोर ग्रुप, 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप होंगे तो फिर लॉग रैंक टेस्ट होगा। इसी तरह मोस्ट पॉपुलर मेथड टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ कोवेरिटीज रिपोर्टेड लाइक कैप्लन मेयर इनमें सेवरल वेरिएबल एट अ टाइम, बहुत सारे वेरिएबल इसमें देखे जाते हैं। एक्चुअल मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेशन इज कॉम्प्लेक्स, इसमें मोस्टली मैथमेटिकली इसको किया जाता है। तो ये आज का लेक्चर हुआ और ये नीचे हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेस्ट आ गए। एग्जांपल्स मैं आपके साथ कुछ दिन में शेयर करूंगा, मैं आपको लिंक भेजूंगा और हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो फिर हमारी बायोस्टैटिक्स 100% कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर कंप्लीट हो गया। किसी को क्वेश्चन हो तो लाजमी ग्रुप के अंदर मुझे पूछें, बताएं और डिस्कस ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।